हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज जो फिजिक्स का हमने पहला टॉपिक लिया है लाइट यानी कि प्रकाश। और प्रकाश आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका किसी न किसी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते ही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को हम। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश वास्तव में प्रकाश है क्या, पहले समझते हैं। प्रकाश वास्तव में हमारा है क्या। प्रकाश तो आपको पता होना चाहिए। प्रकाश जो हमारा है एक, ठीक है, क्या है कि आपका ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का रूप। तो प्रकाश क्या है हमारा? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और जिसकी मदद से यानी कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है, हम उन्हीं फोल्टे की बात करेंगे इस क्लास में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलो हम आगे कुछ पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि हमारा लाइट है, ये आपका प्रकाश किसका रूप है? आपका एक ये ऊर्जा का रूप है। और जो हमारा प्रकाश है इसे पृथ्वी तक आने में ठीक है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आपका 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सेकेंड पॉइंट आपका कि यदि आपका चंद्रमा से आपका प्रकाश कहाँ पे आएगा? पृथ्वी पे, तो इसे जो लगता है 1.25 सेकेंड का समय। ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 25 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे हम चल रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो आपको समझ में आया होगा प्रकाश क्या है? आपका एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को, कोई भी चीज हो, उसे आसानी से हम देख सकते हैं। तो सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक आने में आपका 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड का समय लगता है। अब इसकी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखें इसके प्रकाश के गुण। तो सेकंड हेडिंग है हमारा प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे प्रकाश के। ठीक है, तो गुण में अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा प्रकाश है वो कैसा चलता है? आपका एक सीधी सरल रेखा के रूप में चलता है। तो पहला ही पॉइंट, ये कैसा चलता है? आपका सीधी सरल रेखा के रूप में। सरल रेखा के रूप में। ठीक है, प्रकाश कैसे चलता है? आपका एक सीधी सरल रेखा के रूप में चलता है। सेकंड पॉइंट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या प्रकाश क्या है? तो जो प्रकाश है आपकी वो कैसी तरंग है? आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, निर्वात में जो आपकी प्रकाश की चाल होती है वो होती है आपकी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जैसे कोई भी प्रकाश हमारी आंख पे पड़ता है, ठीक है, जिस किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो वो कितने समय तक हमारी आंख पे उसका प्रतिबिंब रहता है? तो ये फोर्थ पॉइंट हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रतिबिंब आपका 1/16 सेकेंड तक रहता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कितने टाइम तक रहता है? 1/16 सेकेंड तक ही वो प्रतिबिंब हमारी आंख पे रहता है। जैसे कि मैंने ये मार्कर को देखा, तो हमारी ये मार्कर है, इसका जो प्रतिबिंब मेरी आंख पर रहेगा वो कितने टाइम तक रहेगा? आपका 1/16 सेकेंड तक ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। ठीक है, दृश्य प्रकाश
दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर होती है आपकी 7800 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो हमारा दृश्य प्रकाश है इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो कितनी होती है आपकी 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एक एंगस्ट्रॉन होता है, क्या होता है आपका एक एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन वो होता है आपका 1 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू भी कई बार पूछी गई कि आपका जो एक एंगस्ट्रॉन होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपका एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 1 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात है। अब चलते हैं हम यहाँ से आगे। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, प्रकाश क्या है, ठीक है, और प्रकाश की प्रॉपर्टीज जहाँ से हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ पॉइंट्स और लेते हैं, उनको समझते हैं, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। चलो देखें आगे। देखें कुछ पॉइंट्स आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा निर्वात में प्रकाश की चाल। सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है। तो आपको पता होगा मैंने बताया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कितनी होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी आपकी वो कितनी होगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखें आगे तीसरा पॉइंट, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, नायलॉन में प्रकाश की चाल, नायलॉन में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो नायलॉन में प्रकाश की चाल होती है आपकी 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 5 पॉइंट लिखेंगे हम, तारफीन तेल, तारफीन का तेल, ठीक है, तेल में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल। अगर तारफीन के तेल की बात की जाए तो इसकी होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। वो पूछ लेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और तारफीन के जो तेल होता है उसमें होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। जैसे कि मैं कुछ की पॉइंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो मैं 2-3 बता रहा हूँ जहाँ से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे आप पॉइंट। जैसे कि आपका हो गया हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम, ठीक है। एक हो गया आपका सूर्य, ठीक है, और होगा पे तारे। तो जो सन है आपका हाइड्रोजन बम है, और जो तारे हैं इनमें जो प्रक्रिया होती है आपकी
वो होती है आपकी नाभिकीय संलयन। कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय की संलयन। ठीक है, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि नाभिकीय संलयन, क्वेश्चन ऐसे भी आए कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका पता होना चाहिए कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत है आपका क्या? नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो देखो नाभिकीय संलयन होता क्या है इसको भी समझते हैं हम यहाँ पे। इसमें क्या होता है नाभिकीय संलयन में कि दो या फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक जब ये नाभिक मिल जाते हैं, ठीक है, तो एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर, ठीक है, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसी प्रकार से आपकी प्रोसेस होती है नाभिकीय विखंडन। उसमें क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक बहुत सारे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, वही आपकी प्रोसेस क्या होती है? नाभिकीय विखंडन। खैर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जब टॉपिक आएगा तब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है परमाणु बम। परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, तो परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर में जो आपकी प्रक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन। कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन बम, सूर्य और तारे, इसमें जो आपकी प्रक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन होती है, जबकि परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर में जो प्रक्रिया होती है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें तो जैसे कि एक हमारी वस्तु होती हैं, जैसे दो प्रकार की होती हैं हमारी वस्तुएं, एक तो होती है हमारी दीप्त वस्तुएं और एक होती है हमारी प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, चलो उनकी बात करते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, देखिए आगे अगर बात करेंगे हम यहाँ से किसकी, एक होती है हमारी दीप्त वस्तुएं। कौन सी होती हैं? दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तु। ठीक है, और एक होती है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, एक होती है हमारी दीप्त वस्तुएं और एक होती है हमारी प्रदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुओं की बात करें तो दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है अपना। ठीक है, दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनका आपका स्वयं का प्रकाश होता है, और प्रदीप्त वस्तुएं वे होंगी जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे कि हमारा बल्ब हो गया, ठीक है, उसका क्या है? स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे हाथ में ये आपका मार्कर दिख रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन ये खुद के प्रकाश से नहीं दे रहा। क्या इसका खुद का प्रकाश है? नहीं है, तो ये कैसी वस्तु हो जाएगी? आपकी अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आपकी अप्रदीप्त वस्तु। अगर इसका खुद का प्रकाश होता तो वो कौन सी वस्तु होती है? आपकी दीप्त वस्तु। तो हम कहेंगे सीधी सी भाषा में कि दीप्त वस्तु वे होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, और अप्रदीप्त वस्तु वो होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो किसी अन्य स्रोत के द्वारा ही हमें चमकीली दिखाई देती हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ इसके दीप्त वस्तुओं में, जैसे आ जाएगा आपका सूर्य हो गया क्योंकि इसका सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है, बल्ब हो गया आपका, ठीक है, ट्यूबलाइट वगैरह आ जाएंगे इसमें। और अदीप्त में जैसे कि आपकी मार्कर हो गई है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कुर्सी, ठीक है, कुर्सी हो गया, कुछ भी ले लो, ठीक है, पेन, ठीक है, कॉफी, ये सब जो वस्तुएं हमारी वो कैसी वस्तुएं आपकी? दीप्त, प्रदीप्त, अप्रदीप्त कर दो ऐसे करके, अप्रदीप्त लिख दो, दीप्त अदीप्त। ठीक है, दीप्त और अदीप्त कर लो इनको, अदीप्त, अदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, और एक हो जाएंगे अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अदीप्त जो जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। क्लियर हुई बात? अब देखो यहाँ तक हमने जो टॉपिक पढ़ा प्रकाश, उसकी प्रॉपर्टीज और दीप्त अदीप्त वस्तुएं जानने की कोशिश की। ठीक है, चलते हैं अब हम सीधा अपना टॉपिक की बात करेंगे यहाँ से आगे की तरफ। जो हमारा टॉपिक रहेगा
वो होगा हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन वर्तन। ठीक, हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन को बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से हम समझेंगे। जैसे कि मैंने एक चित्र बना रहा हूं, इसकी सहायता से हम समझते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को, ये कोई आपका चिकना पृष्ठ है। ठीक है, जिसके एक तरफ पॉलिश हो रहा है। ठीक है, एक चिकना पृष्ठ था जिसके एक तरफ पॉलिश हो रहा था, और मैंने ये सनलाइट यानी कि मैंने इसको सूर्य मान लिया, ये रहा हमारा सन। ठीक है, अब जहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई हमारी इस प्रकार, और इस चिकने पृष्ठ पे पड़ी, और यहाँ से वापस लौट गई इसी प्रकार। देखो माध्यम चेंज नहीं हुआ इसमें, माध्यम तो आपका चेंज नहीं हुआ, माध्यम तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण आई, इस चिकने पृष्ठ से टकराई और वापस लौट गई। पृष्ठ को मैं M1 मान ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे किरण आई, जो किरण आती है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और जो किरण जाएगी इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्लियर हुई बात। ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो हमारा है ये, ठीक है, ये रहा हमारा, ये है हमारा अभिलंब, ये है हमारा अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, तो एक एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा I, और इसे बोलेंगे हम R। ठीक है, अब देखो, अब हम समझते हैं इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से। ये हमारा चिकना पृष्ठ था जिसके एक तरफ हमने पॉलिश किए हुए थे। ठीक है, ये कोई स्रोत है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई जिसे हम बोलेंगे आपतित किरण, यहाँ से टकराई इस पॉइंट पे और वापस उसी माध्यम में ये लौट गई, जिसे हम कौन सी किरण नाम देंगे, परावर्तित किरण। अब एक पॉइंट याद रखना है कि आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है, किसके साथ, आपतित किरण, ये कौन सी किरण थी आपकी, आपतित किरण। तो आपतित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसे उसी का नाम देंगे, तो इसे क्या कोण बोलेंगे आप, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। ठीक है, और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे हम परावर्तन कोण। ठीक है, आपतित किरण के साथ कोण तो आपतन कोण, परावर्तित किरण के साथ कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब देखें आगे, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, माध्यम तो एक ही है, माध्यम तो हमारा एक ही है, तो हम कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई आपतित किरण या जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से देखें, क्या है ये, कि जब कोई आपतित किरण या जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या परावर्तन के लिए हमें दो माध्यमों की आवश्यकता पड़ी? नहीं, क्योंकि परावर्तन के लिए हमेशा जो माध्यम है हमारा वो कितना होता है, एक ही माध्यम होता है, दूसरे माध्यम की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हुई बात। अब देखें इसकी प्रॉपर्टीज। तो परावर्तन के जो नियम बताए वो आपके दो नियम थे। परावर्तन के कितने नियम हैं आपके? दो नियम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम के। ठीक है, कितने नियम है इसके? दो नियम है। परावर्तन के टोटल कितने नियम है आपके? दो नियम है। तो नियम नंबर 1, ठीक है, और फिर हम दूसरा नियम समझते हैं। पहला नियम क्या कहता है उसे समझते हैं हम पहले। ये कौन सी किरण है आपकी? देखो ये यहाँ पे मैं O लिख रहा हूँ, ये आपकी आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है आपकी? परावर्तित किरण, और ये है आपका अभिलंब। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपके तीनों एक ही पॉइंट पर हैं। क्लियर हो रही है बात ना?
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये परावर्तन का कौन सा नियम हुआ आपका? फर्स्ट। क्या हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। ये परावर्तन का कौन सा नियम है? आपका फर्स्ट नियम है। ठीक है, सेकंड नियम। अब आपको यहां से देखो, आपतित किरण के साथ जो एंगल था वो आई था, परावर्तित किरण के साथ एंगल था वो आर, और दोनों ही एंगल एक दूसरे के कैसे थे? बराबर थे। तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि जो किरण जिस एंगल से आई है उसी एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जिस एंगल से वो आपतित हुई तो परावर्तित भी उसी कोण से होगी। अगर वो मान लो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल से आई तो परावर्तित भी वो 30 डिग्री के एंगल से ही होगी, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्वेश्चन कई बार आया है, परीक्षा में पूछा गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा आपका कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि आपतन कोण यानी कि आई हमेशा बराबर होगा आर के। ठीक है, क्लियर हुई बात? प्रकाश का परावर्तन क्या था, उसके नियम क्या थे, ये हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा। लेकिन इसके जो एग्जाम्पल हैं, परीक्षा में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार से और बनते हैं वो समझते हैं। ठीक है, चले अब आगे की तरफ। देखो परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो उदाहरण कैसे परीक्षा में आते हैं, यहां से भी आएंगे और इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा आपका कि ग्रहों की चमक का कारण, ग्रहों की चमक का कारण, चमक का कारण। ठीक है, क्वेश्चन आया आपकी परीक्षा में कि ग्रहों की चमक का कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन। जो ग्रह चमकीले दिखाई देते हैं वो कौन सी घटना के कारण दिखाई देते हैं? आपके प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमारे ग्रह कैसे दिखाई देते हैं? आपको चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल, चंद्रमा का दिखाई देना, चंद्रमा का दिखाई देना, दिखाई देना। ठीक है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश तो नहीं होता उसके पास, वो किसी के कारण ही तो चमकीला दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? आपका सन के कारण, क्योंकि सन का जो प्रकाश है वो आपका कहाँ पड़ता है? आपका चंद्रमा पे पड़ता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके उसकी जो किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पे आते हैं और उसे आने में 1.25 सेकेंड का समय लगता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो चंद्रमा का दिखाई देना ये भी कैसी घटना है? आपकी परावर्तन की घटना है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट, हम क्या करते हैं? डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं घर में। क्या कराते हैं? डेंटिंग पेंटिंग। तो वो कैसी दिखाई देती है? आपकी चमकीली दिखाई देती है। तो किस वजह से दिखाई देती है? वो परावर्तन की घटना के ही कारण दिखाई देती है। और देखो एग्जाम्पल, जैसे कि हम अपने जूते वगैरह पे पॉलिश कराते हैं, तो पॉलिश कराने के बाद वो हमें कैसा दिखाई देता है? आपका चमकीला दिखाई देता है। वो किसकी घटना है? आपकी प्रकाश के परावर्तन की। नेक्स्ट, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं वगैरह हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाती हैं, वहाँ जाने के बाद क्या है कि कुछ परिवर्तन आता है। किसमें? मेकअप करने के बाद बहुत सारा परिवर्तन आता है, जिससे कि हमारे कैमरे से फ़ोटो लेने पर वो फ़ोटो बहुत ही सुंदर, मतलब सही से अच्छे से आने लगते हैं। तो मेकअप की जो घटना है वो भी किस पे डिपेंड करेगी? आपकी परावर्तन पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जो भी घटना है जिस प्रकार से हमें दिखाई देती है, चमकीली वगैरह कोई चीज़ दिखाई देती है, वो ज़्यादातर जो घटना है वो किसकी होगी? आपकी परावर्तन की होगी। जैसे कि हमारी एक वस्तु है, ये हमें मारकर चमकीला दिखाई दे रहा है, जैसा भी कलर है वैसा दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी घटना है आपकी? ये आपकी परावर्तन की ही घटना है। नेक्स्ट, ये मार्कर वाइट दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण दिखाई दे रहा है? परावर्तन की घटना का। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जैसे कि कोई प्रकाश की किरण आई, कोई प्रकाश का किरण आ रहा है, जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, जैसे प्रकाश है की किरणें हैं, जैसे कि आपकी लाल, ठीक है, काली,
नीली, पीली, हरी। ठीक है, चूंकि प्रकाश की श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 कलर होते हैं, आपको पता होगा श्वेत प्रकाश किरण में कितने कलर होते हैं, 7। हमने ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया। ठीक है, यहाँ पे एक कलर है हरा। ठीक है, बात समझना बहुत ही अच्छे तरीके से इस पॉइंट। लाल, काली, नीली, पीली, हरे। हमने किसी चीज को देखा और वो चीज हमारी कैसी है, हरी है। कैसा कलर है उसका, ग्रीन कलर है। किसी भी वस्तु को हमने देखा उसका कलर कैसा है, ग्रीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारी आँख द्वारा, ठीक है, इस कलर को तो क्या किया जाता है, परावर्तित। जिस कलर को हम देखते हैं, जिस चीज पे हमारी निगाह जाती है, उसी चीज को हम क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। और उसके अलावा जितने जो कलर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये बात पता चली आपको कि कोई चीज़ हमें ये काली क्यों दिखाई दे रही है, ये कोई चीज़ वाइट ही हमें क्यों दिखाई दे रही है, ये चीज़ हमें लाल ही क्यों दिखाई दे रही है। अगर वो चीज़ हमें लाल दिखाई दे रही है तो हम उस चीज़ का क्या कर रहे हैं, परावर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परावर्तन कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी कलर हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो आज तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने अपनी पूरी क्लास में वो क्या क्या पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़े। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी समझे हमने। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, आपका प्रकाश का परावर्तन और उसके एग्जाम्पल्स कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है आपका, 8 मिनट 20 सेकेंड्स। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, 1.25 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ से हमारा पढ़ेंगे फिर प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रतिबिंब हमारी आंख पर रहता है वो 1/16 सेकेंड तक ही रहता है। प्रकाश कैसी तरंग है आपकी, विद्युत चुम्बकीय, और एक कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है आपकी, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, दरअसल प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉन से लेके आपकी 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है आपका, 10⁻⁻10 मीटर। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है आपकी, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कांच में कितनी होती है आपकी, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारफिन के तेल में कितनी होती है आपकी, तो 2.04 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आपका क्या बचा, नाइलॉन में कितनी होती है आपकी, तो 1.96 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। पानी में होती है आपकी 2.25 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में चलता है, तो हम बोले कि हाँ, प्रकाश एक सीधी सरल रेखा के रूप में भी चलता है। नेक्स्ट उसके बाद बताया था मैंने कि जो सूर्य है, तारे हैं हमारे, इनमें जो हमारी प्रक्रिया होती है, और हमारी हाइड्रोजन बम, तो इसमें जो प्रक्रिया होती है वो आपकी नाभिकीय संलयन होती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे जो नाभिक हैं छोटे छोटे वो मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे ही हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि प्रकाश की जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है आपका, नाभिकीय संलयन। क्या है आपका, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट बताया था कि परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर, तो इनमें जो प्रोसेस होती है वो नाभिकीय विखंडन होता है। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर, क्या बताया था मैं, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, तो नाभिकीय जो रिएक्टर है, ठीक है, इसमें जो छड़ें प्रयोग की जाती हैं, कई बार पूछा गया, नाभिकीय रिएक्टरों में जो छड़ें प्रयोग की जाती हैं वो आपकी कैडमियम धातु की होती हैं। कौन सी धातु की होती है, कैडमियम धातु की होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसमें आपने पढ़ा था, इसके 2 नियम बताए थे, जिसमें क्या था कि आपतित कण, परावर्तित कण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। सेकेंड रूल था आपका कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। 2 पॉइंट थे। नेक्स्ट हमने बताया था
कि परावर्तन के लिए हमेशा एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। जिस एंगल से जो भी किरण आ रही है वो उसी एंगल से हमारी रिफ्लेक्ट होके वापस उसी माध्यम में चली जाती है। हमेशा इसका जो एंगल है वो हमेशा समान रहता है। ठीक है, एंगल हमेशा कैसा रहेगा आपका, समान। कभी भी एंगल चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा कैसे रहते हैं, एक दूसरे के बराबर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि इसके दैनिक जीवन में प्रयोग कहाँ है, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ग्रहों की चमक का कारण क्या है, प्रकाश का परावर्तन। कोई भी वस्तु हमें चमकीली दिखाई दे रही है तो हम कहेंगे ये किसकी घटना है, अपनी प्रकाश के परावर्तन की घटना है। चंद्रमा किस कारण से दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। हम जूते वगैरह पे पॉलिश करा लेते हैं, उसके बाद वो चमकीले दिखाई देते हैं, वो भी कौन सी घटना है आपकी, प्रकाश की परावर्तन की घटना है। ठीक है, ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाती हैं महिलाएं, डेंटिंग पेंटिंग कराती हैं, मेकअप वगैरह कराती हैं, तो वो भी कौन सी घटना है आपकी, प्रकाश के परावर्तन की घटना है। ठीक है, तो कोई भी ये जैसे वस्तु हमें दिखाई देती है, कौन सी घटना है हमारी, प्रकाश के परावर्तन की। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।